जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फेसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। थीम्स एनसीईआरटी के हिस्ट्री डिस्कशन में हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया है और पीजेंट्स जमींदार एंड स्टेट पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने मुगल एम्पायर में जो एग्रेरियन सोसाइटी है वह किस तरीके की थी इस पर डिस्कशन किया। और एग्रेरियन सोसाइटी की खास बात यही थी कि मोर देन 85% जो जनता है वो गाँव में रहती थी। सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा कि किसानों के लिए, पीजेंट्स के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते थे। इनमें रैयत है, खुद कास्ता, पाही कास्ता, असामी, मुजारियाँ, ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके डिस्कस करी थी। और असामी के लिए हमने कंडीशन भी देखी कि 10 एकड़ से ज़्यादा जिनके पास ज़मीनें हैं बंगाल वाले रीजन में, उन्हें रिच असामी यानी अमीर किसान की श्रेणी में रखा जाता था। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि मॉनसून एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा। और टोबैको के स्प्रेड पर भी हमने बात करी थी कि टोबैको जो हाल ही में मुगल एम्पायर की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे लगभग 50-100 सालों में ही इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि जहांगीर के द्वारा ऑर्डर दिया गया इन चीज़ों को बैन करने के। आई होप आपको जिनसे कामिल का अर्थ याद होगा। जिनसे कामिल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्रॉप्स होते हैं। देखिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनमें इंटेंसिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत थी। ऑब्वियसली जो खेती की जा रही थी वो ट्रेडिशनल मेथड से थी, तो ट्रेडिशनल मेथड में सबसे ज़्यादा महत्व होता है लेबर का, यानी परिश्रम का। काफ़ी कठिन परिश्रम लगेगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें जिन चीज़ों का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जा रहा है वो चीज़ें बिल्कुल प्रिमिटिव हैं, ट्रेडिशनल हैं। इसके अलावा अगर हम फसलों को सोचें, फसलों की क्या क्वालिटी रही होगी, किस तरीके से प्रोडक्शन रहता होगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आज के मुकाबले काफ़ी क्वालिटी में चेंजेस रहे होंगे। जो पीजेंट्स हैं जो खेती कर रहे हैं उनकी खुद की ज़मीनें भी होती है इंडिविजुअल ओनरशिप के तहत, और कई बार एट द सेम टाइम दे बिलोंग टू अ कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी एज फार एज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सोशल एक्सटेंसिव वर्क कंसर्न। यानी कई बार हम देखते हैं कि विलेज कम्युनिटी, कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी के रूप में भी वो संबंध रखते हैं। और कम्युनिटी की जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिटी डिवाइडेड रहती होगी, तो इनमें 3 कंस्टिट्यूएंट पार्ट हैं। एक तो खुद वो कल्टीवेटर है यानी पीजेंट है जो खेती कर रहे हैं, दूसरा है यहाँ पे पंचायत, और तीसरा है विलेज हेडमैन। अब देखिए, विलेज हेडमैन के लिए जो टर्म यूज़ किया गया है मुकद्दम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलेज हेडमैन को क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे या मंडल। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ना बात करते हैं कास्ट एंड रूरल मिलियू की। तो देखिए, डीप इनिक्विटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन मेंट दैट कल्टीवेटर्स वर हाईली हेट्रोजीनस ग्रुप्स। अब कल्टीवेटर्स हेट्रोजीनस ग्रुप्स में बटे थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कास्ट और कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन की तरह ही बहुत सारे डिफरेंसेस थे, इस कारण से वो बटे हुए थे। और इनमें भी जो लैंड की टिलिंग करते हैं यानी जो जुताई करते हैं लैंड्स की, उनमें भी साइजेबल नंबर देखने को मिलता है जो एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में वर्क करते हैं, जिन्हें मजूर कहा जाता है। मजूर वर्ड मजदूर से बना है। और इनमें क्या है, देखिए, एक तो लैंड की टीलिंग हो रही है। अब लैंड की टीलिंग के तहत भी जो वर्कर हैं, जो बिल्कुल मीनियल वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे मोटे काम जो है एग्रीकल्चर लेबरर के अंतर्गत ही, उन्हें अलग से कैटेगराइज करके रखा जा रहा था और इन्हें कहा जाता था मजूर। हालांकि ऐसे लेबरर्स का सेंसस हमारे पास नहीं है, बट स्टिल जो कुछ डेटा हमारे पास हैं अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि वैसे जो ग्रुप्स हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी विलेज पॉपुलेशन में, और इनके पास ना के बराबर रिसोर्सेज थे। और कास्ट हायरार्की में भी इनकी पोजीशन ऐसी थी कि ये मीनियल वर्क्स करने के लिए मजबूर थे। इन मुस्लिम कम्युनिटीज़ मीनियल्स लाइक द हलल खोरन यानी स्केवेंजर्स वर हाउस्ड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज। सिमिलरली द मल्लन जादाज लिटरली सन्स ऑफ बॉटमेंस इन बिहार वर कंपेरेबल टू स्लेव्स। तो इस तरीके से जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रही थी। इसके बाद डायरेक्ट कोरिलेशन भी देखने को मिलता है किनके बीच? कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस के बीच। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो मीनियल वर्क्स कर रहे थे वो पॉवर्टी स्टिकन थे, और जो को रिलेशन हमें देखने को मिलता है ये इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं देखने को मिलता है। ना बात करते हैं पंचायत और हेडमैन की। तो जो विलेज पंचायत है ये एल्डर्स की असेंबली होती थी, और जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे गांव में
वो इन असेंबलीज को ऑर्गेनाइज करते थे। और इनमें क्या था, ऑब्वियसली हेरिडिटरी राइट्स देखने को मिलेगा। तो इन लोगों का हेरिडिटरी राइट्स होता था प्रॉपर्टी में। मिक्स्ड कास्ट के विलेजेस में जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, वहाँ पे जो पंचायत है वो एक तरीके से हेट्रोजीनस बॉडी होती थी, यानी अलग अलग कास्ट के लोग पंचायत में शामिल होते थे। ओलियर्की के अंदर अगर हम बात करें तो जो पंचायत है, ओलियर्की का मतलब क्या है, जहाँ कुछ लोग मिल करके रूल करते हैं। तो वैसे कंडीशन में जो पंचायत है वो रिप्रेजेंट करते थे बहुत सारे कास्ट और कम्युनिटीज़ को। क्यों? क्योंकि उस तरीके की सोसाइटी हेट्रोजीनस सोसाइटीज होती थी। और इनमें जो विलेज मेनियल कम एग्रीकल्चर वर्कर वॉज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंट देयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बहुत ही छोटे वर्क कर रहे हैं एग्रीकल्चरल के अंदर ही, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर ही, उनकी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर थी। क्या डिसीजन बाइंडिंग होते थे? ऑब्वियसली यस, डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होते थे पंचायत के द्वारा दिए गए डिसीजंस। और पंचायत को हेड कौन करते थे? मुकद्दम। ये वर्ड अभी मैंने आपको बताया कि विलेज हेडमैन को मुकद्दम कहा जाता था। और कुछ रिसोर्सेज ये भी बताते हैं कि जो हेडमैन है इन्हें कंसेंसस के द्वारा चुना जाता था। जो एल्डरली पीपल्स हैं वो मिल करके एक तरीके से सहमति बनाते थे। उसके बाद ये कंसेंसस पहुंचता था ज़मींदार के पास, और ज़मींदार फाइनली मुहर लगाते थे इस पर कि हाँ, इन्हें ही इस गांव का हेडमैन यानी मुकद्दम बनाया जाएगा। हेडमैन कब तक अपने पद पर रह सकते थे? तो जब तक विलेज एल्डर्स की कॉन्फिडेंस उनके पास थी तब तक वो हेडमैन के पद पे रह सकते थे। और अगर विलेज एल्डर्स की सहमति नहीं रही तो उनके द्वारा, यानी विलेजर्स के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा हटाया भी जा सकता था हेडमैन को उनके पद से। इनका मेन काम क्या था? विलेज अकाउंट्स वगैरह तैयार करना, जिनमें पटवारी यानी अकाउंटेंट भी इनकी सहायता करते थे। पंचायत को फंड्स कहाँ से मिलता था? तो जो लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूशंस दिए जाते थे उसी से पंचायत की फंडिंग होती थी। इन फंड्स का यूज किया जाता था फॉर डिफरेइंग द कॉस्ट ऑफ इंटरटेनिंग रेवेन्यू ऑफिशियल हु विजिटेड द विलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे जो गांव बार बार विजिट करते थे, उनमें भी ये फंड्स यूज़ किए जाते थे। इसी तरीके से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बाढ़ या किसी तरह का अन्य आपदा आ गया, तो उनमें भी ये फंड्स यूज किए जाते थे। और इनमें जो फंड्स है इनका क्या किस तरीके से और कौन कौन से यूजेस थे? तो केनाल वगैरह बनाना हो गया, जो पीजेंट्स खुद से नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों में भी इन फंड्स का उपयोग किया जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो जो कास्ट बाउंड्रीज है वेरियस कम्युनिटीज़ के बीच, उन्हें भी डिसाइड करने का काम पंचायत के द्वारा किया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर ईस्टर्न इंडिया में बात करें तो जितने भी मैरिजेस हैं वो मंडल यानी विलेज हेडमैन के प्रेजेंस में होते थे। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो विलेज हेडमैन की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, फॉरमोस्ट ड्यूटी, वो ये कि विलेज कम्युनिटी के मेंबर्स के कंडक्ट को ध्यान रखें और ख़ास करके प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट, यानी जो कास्ट वायलेशन है ये ना किया जाए, इस चीज़ पर भी निगरानी रखा जाता था विलेज हेडमैन के द्वारा। पंचायत की क्या अथॉरिटी रहती थी? तो फाइन वगैरह लगाना हो गया किसी तरह का, या कोई पनिशमेंट हो गया, या ऑस्ट्रासाइज करना है किसी को, सोसाइटी से बाहर निकालना है, एक्सपल्जन करना है कम्युनिटी से, इन चीज़ों में भी पंचायत का काफ़ी बड़ा रोल होता था। इनफैक्ट ये डिसीजन बाइंडिंग भी होते थे, यानी पंचायत के द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उन्हें गाँव के मेम्बर्स के द्वारा मानना पड़ता था। और ये एक ड्रास्टिक स्टेप भी था बहुत सारे केसेस में। जैसे एक पर्सन है फोर्स टू लीव द विलेज, बिकम एन आउटकास्ट एंड लॉस्ट हिज राइट टू प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन। यानी मान लीजिए किसी के द्वारा कोई गलती की गई, अपराध किया गया, तो पंचायत अगर उसे यह सज़ा सुनाती है कि वो आउटकास्ट हो जाए विलेज से, तो गांव से उन्हें बाहर हटा दिया जाएगा और प्रोफेशन जो वो कर रहे हैं वो भी करने की अनुमति नहीं रहेगी उनके पास। तो ये जनरली कास्ट नॉर्म्स के वायलेशन में ही देखने को मिलता था। इसके अलावा अगर विलेज पंचायत के अंदर हम देखें तो प्रत्येक कास्ट या जाति का खुद का जाति पंचायत भी होती थी। और ये जो जाति पंचायत है ये रूरल सोसाइटी में बहुत सारी पावर ऑक्यूपाई करके रखी हुई होती थी। जैसे राजस्थान में अगर हम बात करें तो जो जाति पंचायत हैं ये आर्बिट्रेट करते थे, यानी मध्यस्थता करते थे। किनकी? तो सिविल डिस्प्यूट्स की। अगर किसी तरह का कोई विवाद है, ज़मीन का विवाद है या किसी भी अन्य तरह का विवाद है मेंबर्स और डिफरेंट कास्ट के बीच, तो इन चीज़ों को भी सॉल्व करने का काम राजस्थान में जाति पंचायत के द्वारा किया जाता था। ये अगेन मध्यस्थता करते थे और जो भी लैंड वगैरह पे क्लेम है डिसाइड करते थे कि जो मैरिज है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए गए या नहीं पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के द्वारा, और या फिर जो रिचुअल्स वगैरह किए जा रहे हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, इन चीज़ों की जाँच भी द्वारा की जाती थी। मोस्ट केसेस में अगर हम देखें, खास करके अगर क्रिमिनल जस्टिस को छोड़ दें, तो जितने भी सिविल मैटर्स हैं इनमें जो स्टेट हैं वह भी पंचायत, जाति पंचायत की डिसीजन को सही मानते थे।
राजस्थान और महाराष्ट्र से आए हुए आर्काइवल्स रिकॉर्ड्स भी ये बताते हैं कि इनमें वैसे पिटीशन शामिल हैं जो पंचायत को प्रेजेंट किए गए और इनमें कंप्लेन देखने को मिलती है कि बहुत ही ज़्यादा टैक्सेशन लगाया जा रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा अनपेड लेबर की डिमांड इम्पोज की गई है सुपीरियर कास्ट के द्वारा स्टेट के ऑफिशियल्स में। और ये जो पिटीशन है ये जनरली विलेजर्स के द्वारा ही लगाए जाते थे फ्रॉम द लोएस्ट रंग्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो जहाँ पे भी इनजस्टिस वाली बात है तो मामला जो है वो पंचायत के पास पहुंचता था। और पेटिशनर की नज़र में अगर हम देखें तो जो बेसिक मिनिमम राइट है सर्वाइवल का ये तो कस्टम के द्वारा भी सैंक्शन किया गया है। और ये विलेज पंचायत को कोर्ट ऑफ अपील के रूप में देखते थे कि जो भी अगर इनजस्टिस होगा तो जस्टिस गारंटी जो है वो देखने को मिलेगी पंचायत के द्वारा। पंचायत का जो डिसीजन है इनमें बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे और कॉन्फ्लिक्ट्स होना बिल्कुल ऑब्वियस भी था क्योंकि जिस तरह से डिसीजन दिए जा रहे हैं जो बाइंडिंग है नहीं है तो इनमें काफ़ी सारे विवाद भी निकल करके आते थे। कई बार एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड्स किए जाते थे स्टेट के द्वारा तो वैसे केसेस में पंचायत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट करते थे, लेकिन कई बार ये सहमति नहीं बन पाती थी तो वैसे केसेस में कई बार ड्रास्टिक मेजर्स भी लिए जाते थे। जैसे गांव वगैरह छोड़ने की बात की जाती थी कि हम गांव ही छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर देखेंगे टैक्स इनके द्वारा लिया जाएगा। तो इस तरह के हार्श मेजर्स भी कई बार लेने पड़ते थे। और अनकल्टिवेटेड लैंड की ईजी एबिलिटी देखने को मिलती थी और इनमें जो कंपटीशन है लेबर रिसोर्सेज का ये एक मजबूत हथियार बना था कल्टीवेटर्स के हाथों में। विलेज आर्टिसंस की बात करते हैं तो देखिए मराठी डॉक्यूमेंट्स और कई सारे विलेज सर्वेज ये बताते हैं कि ब्रिटिश रूल के अर्ली ईयर्स में जो एग्जिस्टेंस था आर्टिसन का ये 25% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी 25% से ज़्यादा लोग गाँव में इस तरह की कामों से जुड़े हैं जिनमें आर्टिसनल वर्क देखने को मिलता है। जैसे हाथ से किसी तरीके के कपड़े का निर्माण, जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा है ऑलरेडी, ये चीज़ हमने कवर भी करी है। हालांकि देखिए कई बार पीजेंट्स और आर्टिसन के बीच डिफरेंस करना भी मुश्किल हो जाता था, इसलिए क्योंकि इनके जो टास्क हैं वो बहुत सारे वेरियस ग्रुप हैं जो अलग अलग टास्क को अलग अलग समय में परफॉर्म करते थे। जैसे कुछ कल्टीवेटर्स ऐसे भी होते हैं जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें जैसे डाइंग, टेक्सटाइल पेंटिंग, बेकिंग, फायरिंग ऑफ पॉटरी, इन चीज़ों के जो काम हैं ये कई बार कल्टीवेटर्स और उनकी फैमिली के द्वारा भी परफॉर्म किए जाते थे। तो वैसे मौसम जिनमें खेती अच्छे तरीके से नहीं की जा सकती या कुछ जो पीरियड होता है गैप वाला, जैसे मान लीजिए रबी फसल की बुआई होगी उसके बाद में जो 2-3 महीने का गैप मिलता है, इन गैप वाले टाइम पे ये अलग अलग वर्क्स भी करते थे जिनमें आर्टिसनल वर्क शामिल होते थे। और जैसे पॉटरी हो गई, ब्लैक स्मिथ का काम, कारपेंटर, बार्बर, गोल्ड स्मिथ, ये जो विलेज आर्टिसंस के अंदर आते थे ये स्पेशलाइज्ड सर्विस देते थे और इनमें विलेजर्स के द्वारा कंपनसेशन भी दिया जाता था बाय अ वैरायटी ऑफ मीन्स। और जिनमें जो मोस्ट कॉमन वे है वो ये होता था कि हार्वेस्ट की शेयर दी जाए या फिर कोई लैंड अलॉट कर दिया जाए, खास करके जैसे अगर कोई कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी। महाराष्ट्र में इस तरीके के जो लैंड्स दिए जा रहे थे कंपनसेशन के रूप में, ये आर्टिसनल्स मिरास या वतन कहलाते हैं। और वतन का मतलब क्या है? हेरिडिटरी होल्डिंग। और एनदर वेरिएंट देखने को मिलता है सिस्टम का जिसमें जो आर्टिसन हैं और जो इंडिविजुअल पीजेंट्स हैं वो एक तरीके से नेगोशिएटेड सिस्टम में आते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे अगर हम 18th सेंचुरी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो जो ज़मींदार है बंगाल के जो रेमुनरेट कर रहे हैं ब्लैक स्मिथ को, कारपेंटर को, गोल्ड स्मिथ को, क्योंकि उनके द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो इन सिस्टम में इन सर्विसेज के बदले उन्हें डेली अलोवेंस दिया जाता था, उसका कुछ हिस्सा, और डाइट मनी के रूप में ये देखने को मिलता था। बाद में ये जो है वो जजमानी सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा। बहुत ही सिंपल है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पीजेंट्स हैं उनको सर्विस दी जा रही है किनके द्वारा? आर्टिसंस के द्वारा, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गए या कारपेंटर हो गए, इन लोगों के द्वारा। और पीजेंट्स इसके बदले में क्या दे रहे हैं? तो अलग अलग मेथड है जैसे पे करने के, जैसे कई बार ये लैंड का टुकड़ा दे देते हैं या फिर जो इनका डेली एलोवेंस है उसका कुछ हिस्सा देते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज देखने को मिलता है।
क्या विलेज को हम रिपब्लिक कह सकते हैं? इस चीज़ को समझते हैं, विलेज कम्युनिटी का क्या महत्व था। तो कुछ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं 19th सेंचुरी में, वो विलेज को एक लिटिल रिपब्लिक के रूप में देखते हैं कि इनमें फ्रेटर्नल पार्टनर्स हैं, यानी एक तरीके से संबंध देखने को मिल रहा है लोगों के बीच, क्योंकि ये रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, लेबर को भी शेयर कर रहे हैं, और ये कलेक्टिव रूप में हो रहा है, और कोई झगड़ा भी होता है तो इसे निपटाया जाता है एक प्रॉपर मेथड के साथ। लेकिन ये रूरल इगलिटेरियनिज्म का साइन नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी में समानता नहीं थी एक तरीके से, और कई बार हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम के तहत या अन्य किसी मेथड के तहत भी इनजस्टिस देखने को मिल रहा था। हाँ, यही बात देखिए लिखी गई है, इंडिविजुअल ओनरशिप था असेट्स का, और डीप इनिक्विटीज भी देखने को मिल रही थी कास्ट और जेंडर डिस्टिंक्शन के आधार पर। ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल डिसाइडेड द अफेयर्स ऑफ द विलेज, एक्सप्लॉइटेड द वीकर सेक्शन एंड हैड द अथॉरिटी टू डिस्पेंस जस्टिस। यानी विलेज के कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा जो उस विलेज में पावरफुल होते थे, वही जस्टिस को डिसाइड करते थे एक तरीके से, और इसके अलावा वीकर सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता था। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के पार्ट को जल्दी कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।